अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करते हैं। अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है भाई क्लास 9 करने के बाद भी कि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और सेंटर ऑफ मास क्या होता है। असल में हम लोग एक को जो है ना समझ के डबल में कन्फ्यूजन कर रहे होते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी सेंटर ऑफ मास समझ रहे होते हैं, दोनों को एक ही चीज़ समझ रहे होते हैं, जो कि फिज़िक्स के अंदर भाई क्या है, गलत है। दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, मैं इसको अभी आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, मगर पढ़ाने से पहले आप ये देखें कि सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखें ग्रेविटी का मतलब आ गया, तो ग्रेविटी का मतलब क्या होगा, वेट। ग्रेविटी किसी भी चीज़ की, हम लोग जो जिस तरह अभी उड़ नहीं रहे हवा में, वो क्या वजह है कि हमारे पास एक फोर्स है जो क्या कर रही है, हमें अट्रैक्ट कर रही है अपनी जानिब, यानी कि अर्थ हमें क्या कर रही है, अर्थ के पास एक फोर्स है, वो क्या कर रही है, हमें अपने तरफ अट्रैक्ट करे, जिसकी वजह से हम लोग क्या है, उड़ नहीं पा रहे। ठीक है, फ्लाई नहीं कर रहे। खैर, तो ऐसी ये जो फोर्स है वो क्या है भाई, वो वेट है। ठीक है, ये कौन सी फोर्स है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। और जो जिस वजह से हम लोग इधर अट्रैक्ट हैं, ये क्या है हमारे पास, वेट है। मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर आपको बताया है वेट और मास का डिफरेंस ना। खैर, अच्छा, तो हमारे पास ग्रेविटी जहाँ पे आ जाइए उसका मतलब क्या होगा, वेट। और जहाँ पे मास आएगा तो मास आपको पता है कि मास किसे बोलते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। ठीक है, खैर मेरा मास और वेट तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, मास और वेट तो एक यूट्यूब पे मेरी वीडियो है, अगर आपको वहाँ पे देखना हो तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक सेंड कर दूंगा, वेट और मास का। खैर, हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो भाई बात सुनो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कहते हैं। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और वो किस पे डिपेंड करेगा, अफेक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड से वो अफेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने कहा आपको कि वेट क्या है, मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड से ही अफेक्ट करता है। तो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड अफेक्ट होगा किससे, ग्रेविटेशनल फील्ड से। और जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए ना, वेट इधर और इधर, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसको समझने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका ये है, ये मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, मार्क कर लेने के बाद क्या किया, मैंने इसको अपने फिंगर के ऊपर प्लेस करवाया। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप लोग देख रहे हैं ये बैलेंस हो गया। खैर, ये जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जिसका वेट है और जो राइट हैंड साइड पे जो वेट है, इसका आपस में इक्वल हो गया होगा। डेट्स वाई इधर क्या कर रहा है, ये नीचे गिर नहीं रहा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा डिस्प्लेस करवाता हूँ और उसको लेफ्ट हैंड साइड पे करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे करा और ये क्या हुआ, ये इस तरफ गिर गया। इस तरफ गिरने का मतलब क्या हुआ कि जिसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन थी वो इधर बहुत ज़्यादा हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ, ये मेरे पास मार्कर नीचे क्या हो गया, गिर गया। ठीक है, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल हो जाए, अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए किसी भी बॉडी की, तो वो क्या कहलाता है भाई मेरे पास, वो कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कहला रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अगर मैं इसको वहाँ करूँगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी और वो उस तरफ क्या हो जाएगा, ये डिसबैलेंस हो जाएगा और खैर गिर जाएगा। तो मेरी एग्जाम्पल दिया आपको, ये 100 kg की बॉडी है, बॉडी भी, और 100 kg की बॉडी इधर है ए पे। अब ये बैलेंस है क्योंकि ये मिड पे आए हुए, तो ये आपस में क्या है भाई, बैलेंस है। ठीक है, जिस तरह मैं आपको फिंगर में बैलेंस करके दिखाया ये। अगर मैं काम करता हूँ, मैं इसको ट्राइंगल को इस थोड़ा आगे लेके चले जाओ, तो क्या होगा सर, ये जो 100 kg करके गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वेट है। अच्छा, अब बात करते हैं हम किससे भाई, अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास। उम्मीद करता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए दोनों जगह की, उसे क्या नाम देंगे हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। और सेंटर ऑफ मास किसे बोलते हैं, एक ऐसा पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट जहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसको भाई सर्कल कर लो, ये मास और ये क्या है इधर हमारे पास, वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इन दोनों का ही फर्क है। ठीक है, तो वेट मास का मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि वेट और मास का डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग वेट और मास देख सकते हो क्या होता है भाई। तो जो मास हमारे पास होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए, हर डायरेक्शन में इक्वल होनी चाहिए। और ये किस ग्रेविटेशनल फील्ड से इसका कोई ताल्लुक, लेन देन इसका नहीं होता, तो ये अफेक्ट नहीं करता ग्रेविटेशनल फील्ड से। सिंपल डेफिनेशन, यानी कि अगर मैं वहाँ पे वेट लिख रहा हूँ, इधर मास लिख दूँ, तो मेरे पास कौन सी डेफिनेशन बन जाएगी, सेंटर ऑफ मास की। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करूँ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से वेट लिख दूंगा तो मेरे पास डेफिनेशन बन जाएगी। यानी एक डेफिनेशन याद करो, दूसरी डेफिनेशन खुद ब खुद आप लोगों को याद हो जाएगी। अच्छा सर, सेंटर ऑफ मास किस तरीके से निकालते हैं, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो मालूम करके बता दिया, मार्कर के थ्रू। ठीक है, आप ये बताएं सेंटर ऑफ मास किस तरह निकालते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के मैं कुछ रेगुलर शेप बॉडीज़ की बात करता हूँ और उसके क्या निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अगर आपसे बात करूँ यूनिफॉर्म रोड की, यूनिफॉर्म रोड की बात करूँ तो यूनिफॉर्म रोड हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यूनिफॉर्म रोड हम लोग ड्रॉ करने के बाद, ये मैं क्या ड्रॉ कर ली, यूनिफॉर्म रोड ड्रॉ कर ली मैंने। और इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट किस तरह हम निकालेंगे इसका,
सिंपल मिड पॉइंट इसका हम निकालेंगे भाई, कुछ ना कुछ इसका मिड पॉइंट इधर होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यूनिफॉर्म रोड की बात करूँ तो इसके जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, मेरे पास सेंटर ऑफ मास होगा। अगर मैं स्क्वायर की बात कर लूँ तो स्क्वायर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो सर स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद सर क्या करते हैं, अच्छा स्क्वायर भी बोल सकता हूँ मैं, रेक्टेंगल भी बोल सकता हूँ, बात एक ही है तो सही है। तो पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है भाई अक्सर, मैं क्यों बता रहा हूँ कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्क्वायर इज डैश, तो आपके लिखोगे इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। खैर डायगोनल्स कैसे बोलते हैं, अगर एक साइड से दूसरी साइड आपस में क्या हो, क्रॉस हो, अगर एक साइड से दूसरी साइड तक के जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डायगोनल। और जो डायगोनल के बनने के दरमियान जो मिड पॉइंट जो इंटरसेक्शन होता है डायगोनल्स का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। उसे हम क्या नाम देते हैं भाई, सेंटर ऑफ मास। अब मैंने आपको स्क्वायर का भी बता दिया, रेक्टेंगल का भी बता दिया कि हम किस तरह निकालेंगे, डायगोनल्स बनाएंगे, जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हम नाम देंगे सेंटर ऑफ मास का। अगर आपसे सर्कल की बात करूँ, सर्कल से ही बनता नहीं है भाई, सर्कल का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, जो सेंटर होगा उसे हम क्या नाम देंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सर्कल। ट्राइंगल की अगर बात करें तो इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, सब पहले पता होना चाहिए कि भाई मीडियंस किसे बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने ट्राइंगल ड्रॉ करा, ये इसकी एक अपोजिट साइड है, सही है। ये जो साइड है इसको मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, एक इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इधर से भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और इधर से भी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। इधर जो मेरे पास एक पॉइंट बना है इसे मैं कहता हूँ मीडियन। इसे मैं क्या कहता हूँ भाई, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ मीडियन का। जो मीडियन है उस मीडियन को हम फिजिक्स के अंदर सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगल कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से बोर्ड के अंदर अच्छी खासी जो शेप की जो आपकी यानी कि जो MCQs पूछे जाते हैं कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इज डैश, द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्क्वायर इज डैश, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कल इज डैश, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगल इज डैश। तो मैंने आपको ये करके बता दिया है भाई। इसमें कुछ ऑप्शन ये भी होंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, डैश ऑफ द मीडियंस, कुछ ऐसा आएंगे। तो आपने किस पे टिक करना है, इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस में। तो आपको डायग्राम के थ्रू भी मैं इधर समझा चुका हूँ, ठीक है। तो भाई ये बहुत ईजी टॉपिक्स थे, बाकी बच्चे इसके अंदर घपला करते हैं, सही है, उनको बहुत मुश्किल समझ रहे होता है। खैर मुश्किल नहीं है। हेलो भाई, मेरे ख्याल से मैंने आपको 10 मिनट के अंदर मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया, कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस है। तो भाई बताएं सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फ़र्क है। सर एक ऐसा पॉइंट, आपको मैं शॉर्ट व्यू में बता रहा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए हर डायरेक्शन के अंदर, जहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए डायरेक्शन में और वो अफेक्ट करे किस पे, ग्रेविटेशनल फील्ड पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए डायरेक्शन में और वो अफेक्ट ना हो ग्रेविटेशनल फील्ड से, उससे हम नाम देंगे सेंटर ऑफ मास। सर सेंटर ऑफ मास निकालते किस तरह है, तो भाई सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका है कुछ, मैं आपको यूनिफॉर्म रेगुलर शेप बॉडीज की बात बता रहा हूँ। ये हमारे अक्सर हमारे पेपर से पूछा जाता है। तो यूनिफॉर्म रॉड की बात करें तो रॉड बनाई, उसका जो भाई मिड पॉइंट होगा वो हमारे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। स्क्वायर को किस तरह निकालेंगे, जो डायगोनल्स होंगे उसको ड्रॉ करेंगे, जो उसका डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। सर्कल का तो जाहिर सी बात है, सर्कल का सेंटर ही हमारे पास सेंटर ऑफ मास होगा। और अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो ट्राइंगल के अंदर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर से लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर से लाइन ड्रॉ करेंगे। खैर इसके दरमियान जो बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, मीडियन हम ड्रॉ करेंगे। और मीडियन के पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, कोई ना कोई पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस कहेंगे, ठीक है। और ट्राइंगल का जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे होता है, इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, ठीक। आज हमने इसको भी कंप्लीट करा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास इंशाल्लाह कवर करवाएंगे कपल इक्विलिब्रियम का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो कंप्लीट कराएंगे। और इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट, ठीक। तो बहुत आसान है फिजिक्स भाई, फिजिक्स को लेके आराम से चलना है। मेरे सारे लेक्चर जो पिछले जो चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं वो सारे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएंगे, आराम से आप उसको करें। और जो मैं थ्योरी लिख पाता हूँ वो बिल्कुल एज इट इज़ आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, ताकि आप लोग इसको बोर्ड पे भी लिख सकते हो आराम से। कोशिश करता हूँ कि वर्डिंग को क्या करूँ, आसान से आसान करूँ, ताकि आप लोग आराम से उसको क्या कर सकें, याद कर सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। अगर आपको इसके अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई भाई तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पूछिए, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।